हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और आप सभी का हमारी एमसीक्यूज़ की सीरीज पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ के बारे में, जो भी आपकी आने वाले टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यूज़ है और सभी चैप्टर के हैं। लगभग सैम्पल पेपर है, हम उस पर बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो आपको दे रखा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। Which among the following is not an outcome of the disintegration of USSR? ये कुछ आपको स्टेटमेंट्स या कह सकते हैं कि कुछ आपको दे रखे हैं। इनमें से कौन सा एक आउटकम नहीं है यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का? यानी कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, विघटन हुआ, उसका आउटकम नहीं आपको ये बताना है, उसके बाद जो घटना नहीं घटी है। ऑप्शन पहला है एंड ऑफ द आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर। जो आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहा था उसका एंड हो गया था। बिल्कुल, ये तो सही है, ये तो आउटकम था, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सेकंड है बर्थ ऑफ सीआईएस। आप सभी को पता है कि जैसे ही कोल्ड वॉर, रशिया का डिसइंटीग्रेशन, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ है, उसी के बाद में सीआईएस बना था। सीआईएस का फुल फॉर्म में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ये बना था। तो ये भी आउटकम था और ये भी आउटकम था। फिर हम देखते हैं चेंजेस इन द बैलेंस पावर इन द वर्ल्ड ऑर्डर। यस, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि आफ्टर द रशियन यूएसएसआर के इंटीग्रेशन के बाद में जो वर्ल्ड का पॉलिटिकल पावर था उसमें चेंजेस आ गया था। अभी तक बाइपोलार सिस्टम था और अब यहाँ क्या होता है, बाइपोलार से यूनिपोलार सिस्टम होता है, क्योंकि एक ही सुपर पावर बचता है यूएसए। तो कहीं ना कहीं चेंज तो आया था। तो तीन हुआ था, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। इसलिए आंसर डी इज करेक्ट, क्योंकि ये आउटकम नहीं। क्राइसिस इन मिडिल ईस्ट में ये रशियन का जो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ उसके बाद नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही आंसर, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये पूछा गया था विच इज नॉट आउटकम ऑफ यूएसएसआर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो क्राइसिस इन मिडिल ईस्ट ये नहीं हुआ था, ये आउटकम नहीं है। तीनों ऊपर के आउटकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द बर्लिन वॉल फॉल इन, बर्लिन वॉल जो थी वो कब फॉल हुई थी? तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखे हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। नवंबर 1989 में जो बर्लिन वॉल थी वो फॉल हुई थी, उसको गिराया गया था। ये बॉल कब बनी थी? ये बॉल 1991 में बनी थी। और एक्चुअली में क्या हुआ था, बर्लिन इज सिटी ऑफ जर्मनी, जर्मन की सिटी है। और वहाँ पर एक्चुअली में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ गया था एक ही सिटी के अंदर। कुछ लोग यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी सोशलिस्ट उसको सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे थे। इसके चक्कर में पूरा शहर डिवाइडेड हो गया था और वहाँ एक दीवार बना दी गई थी, लगभग मोर देन 100 किलोमीटर्स। तो वो है, और इसको नवंबर 1989 में तोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रशिया टुक ओवर द यूएसएसआर सीट इन यूएन इन। जो रशिया को सीट मिली थी यूएसएसआर की, क्योंकि हमें आप सबको पता है रशिया का यूएसएसआर का जैसे डिसइंटीग्रेशन हुआ उसके बाद में जो यूएन की जो सीट थी यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल की, वो सीट किसने सक्सीड करी थी? तो वो रशिया ने सक्सीड करी थी। और ये सीट कब करी थी ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है दिसंबर 1991 में। रशिया के स्टिक इंटीग्रेशन के बाद में वो सीट यूएसएसआर को मिल गई थी। सॉरी, यूएसएसआर के इंटीग्रेशन के बाद में वो सीट रशिया को मिल गई थी। रशिया इज ए सक्सीडर ऑफ यूएसएसआर, याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये विच वॉज द फर्स्ट सोवियत रिपब्लिक टू डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम सोवियत रशिया, सोवियत यूनियन। जो सोवियत यूनियन था उसमें से सबसे पहले कौन सी कंट्री थी जिसने अपने आप को डिक्लेयर कर लिया था, इंडिपेंडेंस घोषित कर लिया था, स्वतंत्र घोषित कर लिया था? तो राइट आंसर इज दोस्तों लिथुनिया। जो लिथुनिया है वो पहली कंट्री थी सोवियत यूनियन की जिसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया था किसी यूएसएसआर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर रशिया, रशियन रिवोल्यूशन इन 1970 वॉज लीड बाय। जो रशियन क्रांति हुई थी, रशियन रिवोल्यूशन हुआ था 1917 में, वो किसने लीड किया था? तो राइट आंसर इज व्लादिमीर इलिच लेनिन। जो व्लादिमीर लेनिन थे उन्होंने इसको लीड किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट बिलो अबाउट द वीटो पावर। वीटो पावर के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो ऑप्शन वन इज क्या है, ओनली द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल पोसेस द वीटो पावर। यस, एग्जैक्ट, ये तो सही है। परमानेंट मेंबर जो थे यूएनएससी के, उनको ही क्या था, वीटो पावर था। ये आपको याद हो। और कितने टोटल? 5 मेंबर होते हैं।
सेकंड आपको दे रखा है इट्स इज काइंड ऑफ नेगेटिव पावर। यस, वीटो पावर नेगेटिव पावर है बिकॉज ऑफ ये किसी काम को रोकता है करने से, तो इसलिए नेगेटिव है नेचर में। सी इज द सेक्रेटरी जनरल यूज दिस वीटो पावर, दिस पावर व्हेन नॉट सेटिस्फाई विथ एनी डिसीजन। क्या सेक्रेटरी जनरल जो है यूनाइटेड नेशंस के, वो इस पावर का यूज कर सकते हैं जब वो किसी डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो? नहीं, उनको ये वीटो पावर नहीं है। वीटो पावर तो सिर्फ किनको है, सिर्फ यूएनएससी के परमानेंट मेंबर को है। वन वीटो कैन इंस्टॉल सिक्योरिटी कंसिडरेशन। यस, एग्जैक्टली, डी ऑप्शन भी करेक्ट है, क्योंकि वन वीटो जो है वो किसी भी बिल को, रिसोल्यूशन जो काउंसिल के अंदर लाया जाता है, उसको रोक सकता है। एक भी कंट्री अगर वीटो लगा देती है, तो ऑप्शन ए, बी एंड डी इज करेक्ट। और रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? सी। तो सी इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है। आंसर सी इसका हो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी होगा, है ना, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी को कोई भी वीटो नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 इज हियर, द यूनाइटेड नेशन एजेंसी कंसर्न विद द सेफ्टी एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इज द यूनाइटेड कमिटी ऑन द डिसआर्मेंट, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल सेफगार्ड कमिटी, नॉन ऑफ दियो। क्या कहा गया है? क्वेश्चन है द यूएन एजेंसी कंसर्न विद द सेफ्टी एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर। तो राइट आंसर इसका है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। ये इसका सही आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये जो एजेंसी है बी वाली, ये क्या करती है, जो न्यूक्लियर का टेक्नोलॉजी का यूज़ है उसको कैसे सेफुल तरीके से यूज़ किया जाए, उसका किस पर्पस, मतलब ये IAEA करती है, ये पूरा इस काम को देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हु वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली? यूएन जनरल असेंबली की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी थी, ये बताना आपको। जो नेशन है, यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली, जिसको हम यूएनजी कहते हैं, इसका हर साल सितंबर के महीने में अधिवेशन या सम्मेलन होता है, और उसी टाइम पे एक साल के लिए उसका अध्यक्ष चुना जाता है। तो जो पहली महिला थी वो थी, आपका राइट आंसर है विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विजय लक्ष्मी पंडित वॉज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली, और ये भारत की थी दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है थोड़ा सा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज, जो यूनाइटेड नेशन है उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था, आपको ये बताना है भैया। इसका यूनाइटेड नेशन के प्राइम प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रमोशन कॉपरेशन, स्टॉप आर्म्स, ये कहा गया है। क्या है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए इज करेक्ट आंसर। भाई, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये तो इसका मेन प्राइम ऑब्जेक्टिव था ही है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑर्गेनाइजेशन सेट्स रूल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड? निम्न में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए क्या करता है, रूल्स सेट करता है? तो आपको याद होना चाहिए WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वो संस्था थी जो आफ्टर इमीडिएटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाई गई थी। गेट की जगह आई है, पहले गेट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, उसकी जगह WTO ने ली, और WTO क्या करता है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रूल्स बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ कंट्री इज आउटकम ऑफ हर इकोनॉमिक पॉलिसी, दिस रिमार्क वर मेड बाय। ये स्टेटमेंट जो दे रखा है ये किसने दिया है, ये बताया गया है। तो ऑप्शन है इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टेटमेंट दिया था कि ये कोई भी फॉरेन पॉलिसी होती है किसी कंट्री की, वो आउटकम होती है उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी की। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 इज हियर, मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी। जो नेहरू जी थे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, उनकी फॉरेन पॉलिसी की क्या मेन ऑब्जेक्टिव थे? तो हार्ड अर्न सोवर्निटी, प्रोटेक्ट नेशनल इंटीग्रिटी, और रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर है हार्ड अर्न यूनिटी भी था, प्रोटेक्ट भी था, नेशनल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने की बात भी कही थी, और रैपिड इकोनॉमिक, यानी तीनों ऑप्शन है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दिस। जो तीनों है, सोवर्निटी, इंटीग्रिटी एंड डेवलपमेंट, ये सारे उनकी फॉरेन पॉलिसी के प्राइम ऑब्जेक्टिव थे, नेहरू जी के। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग इंडो पाक वॉर? जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं आपको, कुछ पेयर्स दे रखे हैं, इनमें से कौन सा गलत है इंडो पाक वॉर के संबंध, भारत पाकिस्तान के संबंध में कौन सा गलत है? तो इंडो पाक वॉर 1990 ये तो हुआ था, आप सबको पता है, जिसे कारगिल वॉर के नाम से जानते हैं। इंडो पाक वॉर 1971 ये भी हुआ था, आपको पता है, बांग्लादेश क्राइसिस को लेकर हुआ था, और पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, बांग्लादेश एक बन गया था और पाकिस्तान एक रह गया था।
इंडो पाक और 1965, यस ये भी सही है। इंडो पाक के बीच में 1965 में वॉर हुआ था, फिर उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 1949 में हमारे बीच में डिस्प्यूट जरूर हुए थे, लेकिन इसको ऑफिशियल वार नहीं माना जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट, रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। और 14 क्या कह रहा है? 14 कह रहा है इंडिया साइन ट्रीटी 20 ईयर ट्रीटी विथ। जो इंडिया ने 20 ईयर ट्रीटी थी, 20 साल का जो संधि थी, वो किसके साथ साइन करी थी, ये पूछा गया है। तो हम देखते हैं। ये किया था उन्होंने यूएसएसआर के साथ। रशिया नहीं कह सकते क्योंकि उस समय रशिया नहीं था, यूएसएसआर था। तो ये यूएसएसआर के साथ में हमने 1971 में ये 20 ईयर ट्रीटी की थी। और इस ट्रीटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था हमारा, वो ये था कि हमें मिलिट्री हेल्प चाहिए थी रशिया से। 1971 में हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा था बांग्लादेश क्राइसिस की वजह से, तो इसलिए हमने की थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिमला एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू विच वॉर। जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था वो किस वॉर से संबंधित है? तो आप सभी को पता है 1971 में जो इंडो पाक वॉर हुआ था उससे रिलेटेड, उसके बाद ही शिमला एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद। तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जो शिमला एग्रीमेंट है आपका वो 1971 में हुआ था, शिमला में हुआ था। और जुल्फिकर अली भुट्टो और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज दलाई लामा। दलाई लामा कौन है? तो राइट आंसर इज ए स्पिरिचुअल लीडर है। दलाई लामा तिब्बत के एक धर्मगुरु है, और वो एक तरीके धर्मगुरु है। धर्मगुरु को इंग्लिश में स्पिरिचुअल लीडर कहते हैं, आपको याद रखना। ये भारत में इन्होंने पॉलिटिकल शरण ले रखी है, और हमारे धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज वी के कृष्णन इन नेहरूज कैबिनेट ड्यूरिंग चाइनीज इन्वेजन। जो नेहरू जी की कैबिनेट थी उसमें वी के कृष्णन कौन थे जब चाइना से हमारा वॉर हुआ था, लड़ाई हुई थी? तो क्या वो डिप्टी पीएम थे, होम मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर क्या थे? तो राइट आंसर इसका वो डिफेंस मिनिस्टर थे, देश के क्या थे, रक्षा मंत्री थे वी के कृष्णन नेहरू कैबिनेट में ड्यूरिंग चाइनीज इन्वेजन। और उन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया था 1962 में, जब हम चाइना से वॉर हार गए थे, तो उसका एग्रेशन में उन्होंने रिजाइन भी दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असिस्टेंट एंड रीजन आपको बताना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग फीस। क्या कहा गया है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? मेंटेनिंग फीस शांति स्थापित करने में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रीजन बताया गया है कंट्री हैव कन्फ्लिक्ट विथ एंड डिफरेंसेस विथ ईच अदर। जब कंट्री के बीच में क्या हो, कन्फ्लिक्ट हो और डिफरेंसेस हो ईच अदर। ऑप्शन कहा गया है बोथ assertion and reason are correct and reason is correct explanation. Both the assertion and reason are correct but the reason is not a correct explanation. Assertion is correct incorrect but reason is correct. Assertion is correct but reason is not correct। क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। बी इसका करेक्ट है। assertion एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट परफेक्ट, एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19। और 19 क्या कह रहा है आपका? कह रहा है द अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट। आपको इनको सिस्टमेटिक अरेंज करना है कि सबसे पहले क्या, फिर उसके बाद क्या घटना घटी। तो WTO बना है, एनएसटी इंटरनेशनल बना है, लीग ऑफ नेशन बना है, और वर्ल्ड बैंक बनी है। क्या बनी है? तो दोस्तों आपको बताऊँ मैं, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद में आपका लीग ऑफ नेशन बना था। तो पहले नंबर पर तो आपका क्या जाएगा, यह जाएगा, है ना। तो देखो कहाँ है, तीसरा इसमें है। फिर उसके बाद में आपको पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में वर्ल्ड बैंक बनी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड पे क्या जाएगा, वर्ल्ड बैंक आ जाएगी। दूसरे नंबर पे यह जाएगा, पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये। और फिर उसके बाद में आपका WTO बना, तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा आपका। और लास्ट में आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल आ जाएगा, एक NGO है जो ह्यूमन राइट्स को लेकर काम करता है अमेरिका का। तो ये, तो इसके लिए आपका आंसर क्या जाएगा, ए वाला करेक्ट। क्या हो जाएगा, ए वाला इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर है इसका, है ना। सबसे पहले आपका लीग ऑफ नेशन, वर्ल्ड बैंक, WTO, फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल। और लास्ट क्वेश्चन इज इंडिया डिड द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। इंडिया ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब किया था? आप सबको पता है इंडिया ने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1974 में। तो राइट आंसर इज 1974। और उसके बाद में लास्ट कब किया था? तो आपको पता है फर्स्ट टाइम 1974 इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में किया था, और सेकंड 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे किया था। दोनों टेस्ट जो न्यूक्लियर हुए थे हमने पोखरण में किए थे। तो दोस्तों फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और फिर कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए,
हमारे चैनल को। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और भी अलग अलग टॉपिक पर जो हमने एमसीक्यूज बनाए हैं, उनके भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में।